Hi, so this is General Studies Revision class number 25. See, do not worry, ये revision class continue होगा. इसको मैं around मई के middle तक continue करूँगा और ये जितने भी promised हैं 1000+ important topics ये सब revise कर लेंगे हम इस revision class में. This is part of this prelims 2022 course. Individual guidance भी every day for at least 3 to 4 hours I am doing. You just have to ping and tell कि you want this session. सेम डे और नेक्स्ट डे अकोमोडेट हो रहा है बट यू हैव टू कम एंड आस्क. ओके, इंडिविजुअल गाइडेंस प्लस गूगल मीट सेशन इतना एफिशिएंट नहीं है जितना पहले हमने सोचा था. इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. सो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द वीडियोज में जो ग्रुप सेशन के थे वो भी मोस्ट ऑफ द वीडियोज आई एम प्रोवाइडिंग इन यूट्यूब बिकॉज यूट्यूब इज फास्ट, इट इज एफिशिएंट. बट ऐसा नहीं है कि ग्रुप मीट सेशन नहीं होंगे. हैव सब पेशेंस, अभी तक एक भी सेशन नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीक विद इन अ वीक हम ग्रुप मीट सेशन स्टार्ट करेंगे. ऑल राइट, एंड मीनवाइल दिस ऑल जो शेयर हो रहा है दिस ऑल इज इन गुडविल. इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड यू नो हाउ टू पे द फी. ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन. जो फर्स्ट है वो फैक्ट्स है. विच बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली और स्पेशल मेजोरिटी से. स्पेशल मेजोरिटी से सो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. दोनों हाउस से इंडिविजुअली पास होना चाहिए और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी में. जॉइंट सेशन होता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का? आंसर. और जॉइंट सेशन किस आर्टिकल में मेंशन है? राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. राज्यसभा परमानेंट हाउस है बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर. एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं. मनी बिल पास होता है लोकसभा से. राज्यसभा उसको डिले कर सकती है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज. मनी बिल ओरिजिनेट होता है केवल और केवल लोकसभा में. राज्यसभा में मनी बिल ओरिजिनेट नहीं होता है. प्राइम मिनिस्टर मनी बिल किस आर्टिकल में है? आंसर. प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कॉम. लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री एंड द प्रेसिडेंट. No taxes can be levied or expenditure incurred without the approval of the parliament. Parliament के approval के बिना कोई tax expenditure नहीं होगा. Who decides disputes regarding the disqualification of MPs? The answer is the president in consultation with election commission. क्या election commission ने जो consultation दिया है वो क्या binding होता है president पे? Answer. During the discussions in parliament, guillotine applies to what? दिस अप्लाइज टू डिमांड्स फॉर ग्रांट्स. जब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है तो एक साथ सारी जो डिमांड्स हैं ग्रांट्स हैं उनका अप्रूवल हो जाता है. गिलो टाइम. विच असेंबली इज प्रिसाइडेड ओवर अ नॉन मेंबर बाय अ नॉन मेंबर. यूजुअली पार्ट ऑफ असेंबली होना चाहिए बट राज्यसभा प्रिसाइड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट नॉन मेंबर हैं दिस राज्यसभा के, तो बाय अ नॉन मेंबर. इंटरेस्टिंगली जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यूजुअली नॉन मेंबर है तो वोट नहीं मिलना चाहिए बट चेयरमैन को राइट टू वोट भी है इन केस ऑफ टाई. सो ये क्विक फैक्ट्स हैं पॉलिटी के. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है सेपरेटली पास करना है, स्पेशल मेजॉरिटी बोथ दी हाउसेस. 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं राज्यसभा के हर 2 साल में. 14 डेज मैक्सिमम राज्यसभा बिल को डिले कर सकता है. मनी बिल को, मनी बिल केवल लोकसभा में होगा. प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करते हैं कॉम और प्रेसिडेंट के बीच में. टैक्स नहीं लगेगा जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं है. प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद ईसी डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन लेते हैं अबाउट एमपीज. गिलोटाइन होता है फॉर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स और राज्यसभा प्रिसाइड होता है बाय अ नॉन मेंबर दैट इज वीपी और वीपी वोट भी कास्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ टाई. ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हमारा हो गया है. नाउ दिस इज प्राइम मिनिस्टर. तो इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट जो होती है उसमें डी जूर होता है और डी फैक्टो होता है. तो डी जूर कौन हुआ? प्रेसिडेंट. और जो डी फैक्टो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर. ये चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, एनडीसी के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्सेज के काउंसिल, इन सब के चेयरमैन होते हैं. और प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी जो है उसको शेप करते हैं. सो दिस इज प्राइम मिनिस्टर. अपॉइंटमेंट कैसे होता है? आर्टिकल 75 के थ्रू होता है. इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज द प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर भी है बट यूजुअली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर.
When no party has a clear majority in the Lok Sabha, President may exercise his her personal discretion in selection and appointment of the Prime Minister. एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया के ऐसे थे जो इवन पार्ट ऑफ दिस हाउस भी नहीं थे, प्रेसिडेंट ने अपनी डिस्क्रिशन पे उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया था। उनका नाम क्या है? टेल। तो ये होता है आर्टिकल 75। बाकी पावर्स क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर के? तो ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को किसको मंत्री बनाना है, पोर्टफोलियो वगैरह, अपॉइंट किसको करना है, मिनिस्टर को। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है बट रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ये अलोकेट और रीशफल करते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो किस एक्ट के थ्रू आया था, हमने रिवीजन करना है किस एक्ट के थ्रू पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। आंसर, ये किसी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए भी बोल सकते हैं। अक्सर मंत्रालय छीन लिया जाता है, ऐसा हम न्यूज़ देखते हैं। प्रिसाइड करते हैं मीटिंग जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और इनका डिसीजन फाइनल होता है। ये गाइड डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। तो अक्सर आप देखो मिनिस्टर्स काम करते हैं बट बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार ये सारा काम हुआ है। तो दैट इज वाई मिनिस्टर है और वो भी प्राइम है, सुप्रीम है। सो दिस इज प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के साथ रिलेशन होता है तो ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि क्या चल रहा है ऑफिशियल मैटर में। अपॉइंटमेंट भी कराना है इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स का, जैसे अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर जनरल, ऑडिटर जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन एंड सो ऑन, सब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से होता है। प्रिंसिपल चैनल होता है कम्युनिकेशन प्रेसिडेंट एंड कॉम का, आर्टिकल 78। जो भी डिसीजन कॉम का है वो प्रेसिडेंट को ये इन्फॉर्म करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स, लेजिस्लेशन अफेयर्स एटसेट्रा। फर्निश करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन का, जो प्रेसिडेंट अगर उनसे पूछते हैं। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं कि मुझे ये जानकारी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब उनको फिर ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हुआ इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट के इसमें क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर यूजुअली लीडर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब थे, वो राज्यसभा से थे। ये एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर कि कब प्रेसिडेंट को बताएंगे कब समन करना है, प्रोरोग करना है सेशन। दोनों के बीच में डिफरेंस बताइएगा, समन और प्रोरोग में क्या डिफरेंस होता है पार्लियामेंट। तो ये कॉल प्रेसिडेंट का है बट प्राइम मिनिस्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा कॉल लो। ये डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा को भी प्रेसिडेंट को बताते हैं कब डिसॉल्व करना है। ये अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी फ्लोर ऑफ द हाउस में, और he she may have the right to intervene in any debate in the parliament because he is the she is the prime minister. okay, तो ये जो पावर्स है ना वो प्राइम मिनिस्टर की है। आर्टिकल 75 डी जू डी फैक्टो। एंड अपॉइंटमेंट कैसे होता है? पावर कॉम के रिलेटेड क्या है, पावर रिलेशन प्रेसिडेंट के रिलेटेड क्या है, पावर रिलेशन पार्लियामेंट के रिलेटेड क्या है। सो दिस इज प्राइम मिनिस्टर। ओके, आज हम पढ़ते हैं ट्राइब्स। ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ट्राइब है भूटिया ट्राइब। ये यूजुअली तिब्बतन ओरिजिन की है और ये माइग्रेट हुई है सिक्किम में 16th सेंचुरी। तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिक्किम में इनहैबिट करती है। लाचुंगपा यहाँ पर ट्राइब्स को ऐसा भी बोला जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइब है वो ड्राई वैली में रहती है नॉर्दर्न सिक्किम, और यहाँ पे जंगपा इनका नाम है, इनको ऐसा बोला जाता है। प्राइमरली ये दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में मिलती है। तो ये है भूटिया ट्राइब फ्रॉम सिक्किम। फिर एक बोडो ट्राइब होती है। बोडो एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ असम, बोडो ट्राइब। तो दैट इज वाई हमारा इंडिया इतना ब्यूटीफुल है। हमारे यहाँ ट्राइबल कल्चर है, उसमें बहुत डाइवर्सिटी भी है। तो दैट इज वाई दीज ट्राइब्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए। तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली में है। अर्लीस्ट सेटलर्स हैं असम के। ये राइस कल्टीवेट करते हैं। सिल्क वर्म, 3 वैरायटी होती है ना सिल्क की, टस्सर, मूस, और कौन सी होती है 3? आंसर, 3 वैरायटी होती है सिल्क की। इंडिया में वो सारी वैरायटी मिलती है तीनों सिल्क का, मलबरी सिल्क, टस्सर और एक और होता है सिल्क। सिल्क वर्म्स हैं ये। ओके, ये लार्जेस्ट एथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप है ट्राइब का। तो ये कौन सी ट्राइब हुई? बोडो ट्राइब हुई, बोडो। फिर एक चकमा ट्राइब होती है, ये काफी न्यूज में है। ये ईस्टर्न बांग्लादेश चिटगोंग से यहाँ पे माइग्रेट भी हुआ था। चकमा जो प्राइमरली है ये बुद्धिस्ट होते हैं। चकमा और एक हजोंग है, ये दोनों न्यूज में है, चकमा एंड हजोंग। देन जारावा ट्राइब है, ये भी बहुत न्यूज में है। ये ट्राइब अंडमान की है। ये प्राइमरली हंटर्स एंड गैदरर्स होते हैं आइलैंड में। इनकी संख्या ज्यादा नहीं है दूसरे ट्राइब्स के कंपैरिजन में। ये नोमैडिक है, बैंड्स ऑफ 40-50 पीपल में रहते हैं। तो दीज आर जारावा फ्रॉम अंडमान। खासी कहाँ पर है? खासी है, दे केम फ्रॉम से म्यांमार और ईस्ट असम में ये सेटल हुए।
फिर ब्रिटिश एक्सरसाइज कंट्रोल हुआ। तो जो खासी है ये वर्ड है शंकर देव भगवत पुराण इंडो आर्यन लिटरेचर में लिखा हुआ है। तो खासी ट्राइब भी नॉर्थ ईस्ट की है। और शंकर देव बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। सो दिस इज खासी ट्राइब। गारो खासी जैंतिया हिल्स। फिर ये खोंड ट्राइब है। खोंड ट्राइब्स प्राइमरली बिहार में मिलती है। ये इनका ओरिजिनेट हुई है उड़ीसा से। खोंड्स आंध्रा में भी मिलते हैं। कांध भी बोला जाता है इन्हें। ये हिल और दिस इनका रेसिडेंस होता है कुटिया प्लेन ड्वेलिंग खोंड्स होता है। सो दिस इज खान्स। फिर नागा ट्राइब बहुत फेमस है। नागाज जो बेसिकली हैं ये भी नॉर्थ ईस्ट में है, असम म्यांमार बॉर्डर। नागा जो है ये इंडो मोंगोलाइड फैमिली की है। नागा ट्राइब जो है इसमें क्लैंस हैं, 20 क्लैंस हैं। जैसे कि एक अंगामी नागा है, छांग है, कोन्याक है। सो नागमा रेंगमा है, रेंगमा नागा है। ये इंपॉर्टेंट नागा की क्लैंस हैं। नागा ट्राइब भी नॉर्थ ईस्ट की है, नागालैंड। देन ओरान है, ओरांस ट्राइब है। ये जो मिलते हैं प्राइमरली ये एजुकेशन वर्शिप चर्च मोस्ट प्रोग्रेसिव ट्राइब्स है इंडिया में जो मिलती है। ओरांस और ओराउंस ट्राइब एजुकेशन में आगे है। सांथल ट्राइब है। सांथल जो है ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की। सांथल ट्राइब ये प्राइमरली मिलते हैं वेस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा झारखंड एंड असम में। ये प्री आर्यन पीरियड की ट्राइब है। फाइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, इन्होंने ब्रिटिश रिजीम के अगेंस्ट फाइट किया था फ्रीडम के लिए। फिर अब बांतम बंच comprising of सांथल कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड बैक टू बांग्लादेश। सो दिस इज सांथल ट्राइब। फिर एक है टोडा ट्राइब। टोडा ट्राइब भी बहुत पुराना है, मोस्ट एंशियंट ट्राइब है। ये नीलगिरी हिल्स में मिलती है तमिलनाडु। इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज भी है, कस्टम्स एंड रेगुलेशंस भी है। हिल गॉड को ये वर्शिप करते हैं। टोडा कम्युनिटी है ये एम्ब्रॉयडरी गारमेंट बफेलो रियरिंग सिल्वर स्मिथ वर्क में काम करती है। प्राइमरली हमें लोकेशन पता होना चाहिए और एक और दो इंपॉर्टेंट यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स इस ट्राइबल का जो फीचर्स हैं या फिर ट्राइबल की जो प्रैक्टिसेस हैं वहां पे। तो कौन सी ट्राइब्स देखी? भूटिया, बोडो, चकमा, जारावा, खासी, खोंड, नागा, ओरांस, संथल एंड टोडा ट्राइब। बाकी एक और ये लिस्ट है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना। कुछ बेसिक नेम हमें पता होना चाहिए, जैसे भील, चेंचू, गौन, कोंडाज, ये जैसे आंध्रा में है। अब ऐसा फिक्स भी नहीं है कि केवल आंध्रा में, इनका मल्टी स्टेट जो है वो सेटलमेंट आपको मिलेगा। असम में जैसे बोरो ट्राइब है, मिकिर ट्राइब है ना, हजोंग भी है। बिहार झारखंड में बंजारा बिरहोर है, यहाँ पे मुंडा, ओराउन, सांथल। गुजरात में भिल है, गौन, सिद्धी ट्राइब मिलती है। देन हिमाचल प्रदेश में गड्डी, गुज्जर। कर्नाटका में भिल, चेंचू, गौन। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये गौन जैसे ट्राइब है वो केवल मध्य प्रदेश में है या फिर छत्तीसगढ़ में। नो, इनका स्प्रेड है, पूरा वाइड स्प्रेड है इंडिया में। कोलीज हैं, कोया, मयाका, ये कर्नाटका की। टोडा ट्राइब भी है। केरला में भी है ट्राइब्स, पलियार अभी न्यूज में था। एमपी छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, भिल, बिरहोर, गौन, देन मांझी, मुंड्रा, ओराउन, पराही, ये सब है। महाराष्ट्र में भी है दिस गौन, देन नायका और नायका एंड ओराउन, परधी, ये सब महाराष्ट्र की है। देन मेघालय में भी गारो खासी जयंतिया है। ओडिशा में है बिरहोर है ना। सारे नहीं याद हो रहे हैं, इट्स ऑल राइट, बट कुछ एक जैसे इंपॉर्टेंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे खोंड इंपॉर्टेंट है, न्यूज में। राजस्थान में मीना, सलरिया, भिल। देन तमिलनाडु में इरुलर, कोंडा, कोटा, टोडा ट्राइब। त्रिपुरा में चकमा, गारो, खासी, कुक्की ट्राइब अभी न्यूज में थी, संथल। वेस्ट बंगाल में लेपचा, मुंडा, सांथल। सो द पॉइंट इज जो ट्राइबल पॉपुलेशन है आज की डेट में 2022 में वेल स्प्रेड है डिफरेंट राज्यों में। सिमिलरली मिजोरम में लुसाई ट्राइब है, कुक्की ट्राइब है। अरुणाचल में डाफला है। खामटी ट्राइब भी अभी न्यूज में थी, सिंगफो। गोवा में है सिड्डी। देन दमन एंड दीव में है धोडी, जारावा, निकोबारीज, ओंजेज, सेंटलिनीज, शोम्पेन, ग्रेट अंडमानी, अंडमान एंड निकोबार की है। भोटिया ट्राइब है यूपी उत्तराखंड में, ये इंपॉर्टेंट है। थारू ट्राइब भी है यहाँ की। नागा, कुकी, मिकिर नागालैंड में। भूटिया, लेपचा सिक्किम में। जम्मू एंड कश्मीर में चैंगपा, गुज्जर, गड्डी, ये बाटिक ट्राइब, ये जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। ज्यादा हमें इसमें लोड नहीं लेना है, बट हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि ट्राइब्स किस एरिया की, किस जोन की है, किस स्टेट से बिलोंग कर रही है। बिकॉज ट्राइबल्स हमारा
हेरिटेज है और इनके बारे में हमें जो कल्चर है, लोकेशन है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे कुछ ट्राइबल कल्चर है वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हो गया है, एंशियंट ट्राइब, जैसे ओंजे, सेंटिनलीज, जरावा, अंडमानीज, शोम्पेन, निकोबारीज, पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। इसीलिए एक टर्म और होता है पीवीटीजी। इसका क्या मतलब होता है बताइएगा? पीवीटीजी क्राइटेरिया भी क्या होता है इसका? सो ये तो था ज्योग्राफी। हिस्ट्री में हम महाजनपद पढ़ते हैं। एंशियंट जो है उसमें हमने जैनिज्म देख लिया, बुद्धिज्म देख लिया, इंडस वैली देख लिया। अभी महाजनपद भी देख लेते हैं। मौर्यन हो गया है और एक गुप्ता एरा एक और कवर कर लेंगे हम। तो ये 3rd to 6th सेंचुरी बीसीई में था। महाजनपद किंगडम्स थी ये एंशियंट इंडिया की। ये किंगडम्स रिपब्लिक भी थी और मोनार्की भी थी, दोनों टाइप का था। ये गांधार जो नॉर्थ वेस्ट है, मतलब अफगानिस्तान से अंगा इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब जगह पे ये महाजनपद एग्जिस्टिंग थी। प्रायर टू द राइज ऑफ बुद्धिज्म ये था। 6th सेंचुरी में मेजर टर्निंग पॉइंट होता है। इसके बहुत सारे लिटरेरी रिसोर्सेज भी हैं। तो प्राइमरली जो महाजनपद थे ये 16 थे, 16 टेरिटोरीज थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तरा निकाय, सुत्ता पिटिका का पार्ट है ये। हमने बुद्धिज्म पढ़ा था ना, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। तो 16 महाजनपद बताया है एट द टाइम ऑफ बुद्धा। सिमिलरली जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, इसमें भी बताया गया है 16 महाजनपद थे इंडिया में। 3rd to 6th सेंचुरी के बीच का ये टाइम है, 3rd to 6th महाजनपद। अब वन बाय वन इनको हम क्विकली देखते हैं। जैसे काशी, काशी थी वाराणसी में, ये काफी पावरफुल थी। कॉटन, टेक्सटाइल और हॉर्सेस यहाँ पे मार्केटिंग होती थी। कौशल्य कहाँ पे था? अयोध्या में था। श्रावस्ती थी इसकी कैपिटल। ये पॉपुलर किंग था प्रसेनजित, फ्रेंड ऑफ बुद्धा। अंग ट्राइब थी, ये ईस्ट बिहार था। चंपा, यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स था, बिकॉज बिहार एक टाइम पे मोस्ट प्रॉस्परस प्लेस था इंडिया का। फिर ये अंग जो था वो एनेक्स होगा मगध अंडर बिंबसार, यहाँ पे अंग को एनेक्स करेगा। वाजी जो थी ये नॉर्थ बिहार था, वैशाली था। 8 क्लैंस थी यहाँ पे। फिर इसकी कैपिटल थी मिथिला। मल्ला जो था वो गोरखपुर का रीजन कहलाता था आज की डेट का। कुशीनगर था यहाँ पे। ये मगध एनेक्स कर लेगा आफ्टर बुद्धास डेथ। तो मगध जो है ना ये बहुत पावरफुल किंगडम बनने वाला है। फिर एक छेदी ट्राइब थी, ये बुंदेलखंड रीजन के आसपास थी, रॉयल किंगडम थी। वत्स जो था ये इलाहाबाद के आसपास था, यहाँ उदयन पावरफुल किंग था। कुरु कहाँ पे था? कुरु बुद्धास टाइम पे जो कुरु था ये कौरव टिट्यूलर चीफटेन था कौरव के टाइम पे। पांचाल जो था ये सेंट्रल डोआब एरिया था, वेस्टर्न यूपी का। वेस्टर्न यूपी का डोआब क्या होता है? टेल ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, डोआब कीवर्ड का क्या मतलब है। देन मत्स्य होती है, मत्स्य जो थी वो राजस्थान वाले एरिया में थी। सुरसेना था वो मथुरा वाले एरिया में था। अवंतीपुर, ये भी चीफ डिसाइपल थे बुद्धा के। अश्मका जो था वो गोदावरी में था। अवंती इज इंपॉर्टेंट, अवंती मतलब उज्जैन, मध्य प्रदेश में। उज्जैन सदर्न पार्ट ऑफ महिष्मती। देन गांधार जो था ये अफगानिस्तान, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये गांधार था। फिर पाणिनि एंड कौटिल्य आर द वर्ल्ड रेनाउंड प्रोडक्ट्स ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। एक टाइम पे बहुत एजुकेशन में आगे था। कंबोज जो था वो था अर्थशास्त्र, अशोका एडिक्ट वगैरह मिला है, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन थी। और जो मगध था ये सबसे पावरफुल किंगडम थी, ये मगध था, बिंबिसार, अजात शत्रु एटसेट्रा। सो ये सारी जो थी ना ये 16 महाजनपद है। काशी, कौशल, अंग, वाजी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मात्स्य, सुरसेना, अश्मका, अवंती, गांधार, कंबोज और मगध। तो ये सारी ट्राइब्स हैं। इकोनॉमी पे आते हैं। इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आता है। हिल्टन यंग का एक था कमीशन जिसने बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो अप्रैल आरबीआई एक्ट 1934 और अप्रैल 1935 इस आरबीआई का फाउंडेशन बना। आरबीआई सेंट्रल बैंक की तरह कंटिन्यू किया। जापानीज ऑक्यूपेशन म्यांमार जब तक था तो वो बर्मा का भी सेंट्रल बैंक था, बिकॉज वो भी इंडिया का ही पार्ट था। फिर जून 1948 तक सेंट्रल बैंक पाकिस्तान भी आरबीआई ही था, बिकॉज पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था। देन आरबीआई को नेशनलाइज किया 49 में और फर्स्ट गवर्नर थे मिस्टर सीडी देशमुख। मेन फंक्शंस आरबीआई के क्या होते हैं? आरबीआई मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू बैंकिंग जो है वो आरबीआई, ये बैंक्स का भी बैंक है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी करता है बिजनेस और इकोनॉमिक लाइफ में। वेलफेयर गेन, सारा प्रॉपरली इकोनॉमी वर्क कर रहा है वो आरबीआई की जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करता है, साउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है। आरबीआई की पॉलिसीज, रिपोर्ट्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत थॉरो स्टडी करता है इकोनॉमी का।
मॉनेटरी पॉलिसी गाइड करता है, बिजनेस कॉन्फिडेंस, इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ाना है। पेमेंट सिस्टम जो होता है उसको ये स्टेबलाइज करता है, एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कराता है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। फिर जो आरबीआई है, बेसिकली जो भी फाइनेंस इंडिया में चल रहा है, एवरीथिंग इज लाइक आरबीआई की जिम्मेदारी है उसको प्रॉपरली रन करना। क्रेडिट अलोकेशन जो होता है फाइनेंशियल सिस्टम में, जैसे अभी हमने आज पढ़ा था शक्तिकांता दास साहब का, लिक्विडिटी है, अकोमोडेटिव पॉलिसी कंटिन्यू है, चेंज नहीं हुआ, बट अब टाइटनिंग होने वाला है। तो ये सारा काम आरबीआई का। इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो कितना पैसा रखना है, कितना क्रेडिट देना है इकोनॉमी में, प्राइस स्टेबिलिटी, ये सब जिम्मेदारी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इसके अलावा और भी रोल्स हैं। नोट इशूइंग अथॉरिटी, तो आरबीआई डॉन सेवरल रोल्स, बहुत सारे रोल्स होते हैं इसके। जो नोट इशूइंग अथॉरिटी है, करेंसी नोट अदर देन 1 रुपी नोट, कॉइन स्मॉलर डिनोमिनेशन के, तो ये सब आरबीआई का होता है। जैसे आप अपना नोट उठा के देखो, उसमें आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं और ये लीगल टेंडर कहा जाता है। तो अदर देन 1 रुपी नोट, कॉइन, सारा काम इन करेंसी इशू आरबीआई का होता है। तो दिस इज द सेंट्रल। जितना भी सर्कुलेशन हो रहा है ये सारा आरबीआई आरबीआई इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सर्कुलेट करती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप ये बताओ, 1 रुपए का जो नोट है ये कौन इशू करता है? 1 रुपी का नोट एंड कॉइन कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है सिक्योरिंग ऑफ कॉइन्स, बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटी, रुपी कॉइन, ये सब जो गोल्ड वगैरह है ये सब आरबीआई इशू कर सकता है नोट अगेंस्ट दिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज के अगेंस्ट भी कर सकता है, प्रोमिसरी नोट्स जो है। आरबीआई ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर द नोट इशू अडॉप्ट किया था। सिंस 1957 गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ 200 करोड़ होता है, जिसमें से 115 करोड़ शुड बी इन गोल्ड। एक्चुअली करेंसी जो होती है ना, वो एक लीगल टेंडर होती है, फिएट करेंसी होती है, तो बैक्ड बाय समथिंग होना चाहिए। तो आरबीआई इतना यहाँ पे एक्सचेंज रिजर्व इतना मेंटेन करता है सिंस 1957। बात करें जो डिफरेंट नोट्स का, तो एक करेंसी नोट प्रेस है, ये नासिक में है, एक 100 के नोट्स यहाँ बन रहे हैं। सिक्योरिटी प्रेस जो है ये बैंक्स और करेंसी नोट्स बनाता है, ये होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर है। और पहला वाला करेंसी था जो नासिक में है, सिक्योरिटी पेपर होशंगाबाद में है। बैंक नोट प्रेस देवास में है, 20, 50, 200, 100, 500, 2000 के नोट यहाँ बनते हैं। सिक्योरिटी नोट्स प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में भी है, इसमें एक्साइज ड्यूटी के जो स्टैम्प पेपर्स वगैरह है वो यहाँ पर है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है, इसमें पोस्टल मटेरियल है। करेंसी नोट्स का मैसूर सरबनी में भी है। कॉइन्स जो हैं वो 4 एरिया में मिलते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। ये क्विकली याद रखना है, कई बार एट टाइम्स वन लाइनर आ गया, ठीक है, याद आ रहा है तो डू इट, नहीं आ रहा है देन ऑल्सो इट इज ऑल राइट, बट एक बार रीड कर लेना है इन सारी चीजों को कि कौन से नोट्स कहाँ पर है। और आरबीआई का काम है नोट्स इशू करना। आरबीआई बाकी बैंकर टू द गवर्नमेंट भी है, सरकार को पैसे चाहिए वो आरबीआई से लेगा। तो जितना भी बैंकिंग बिजनेस है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, वो सारा ट्रांजैक्शन बैक्ड बाय दिस आरबीआई होता है। तो आरबीआई एक्सेप्ट मनी और अकाउंट ऑफ दिस गवर्नमेंट, पेमेंट करता है उनके बिहाफ में, एक्सचेंज रेमिटेंस ऑपरेशन भी करता है। तो दिस इज लाइक हमारा बैंक होता है, जैसे एसबीआई हुआ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सरकार का बैंक होता है आरबीआई। तो ये बैंकर टू बैंक्स भी है, जो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई है ना, इनका बैंक भी आरबीआई है, बैंकर टू बैंक्स। तो स्पेशल रिलेशनशिप भी होता है। इन टर्म्स को मैं आने वाली क्लासेस में अच्छे से बताऊंगा। एसएलआर, सीआरआर क्या होता है, जब मनी और बैंकिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे, जो स्टार्ट हो गया नेक्स्ट 2 क्लासेस में वी विल कवर। तो आरबीआई ये सब चीजों को डिक्टेट करता है। इवन बैंक्स में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना रखना है, सीआरआर कितना है, तो बैंक्स की भी लिक्विडिटी इंपैक्ट हुई। तो दैट इज वाई एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है आरबीआई का विद ऑल दीज बैंक्स। तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसको कहा जाता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन इंडिया है। कोई बैंक फेल हो गया, नो, वो ठीक है, आरबीआई उसके पीछे है। तो आरबीआई इज द फाइनल डील। जैसे हम बोलते हैं ना, फौज, आर्मी जो है, फौज हमारा फाइनल फ्रंटियर होता है, तो ऐसी आरबीआई फाइनल फ्रंटियर है जब हमारा मनी की बात आती है, बैंकिंग की बात आती है। ये रेगुलेटर और सुपरवाइजर भी होता है। कई बार आप देखो बैंक्स फेल होने लग जाते हैं तो आरबीआई तुरंत इंटरवीन करता है, जैसे यस बैंक में अभी किया था। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं उनको भी आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। अब लाइसेंसिंग जो है वो आरबीआई के थ्रू होगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो पेड अप कैपिटल बैंक्स वगैरह को रखना है, आरबीआई डिसाइड करेगा। इंस्पेक्ट करेगा कि बैंक प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन, सेटअप, ब्रांच एक्सपेंशन वगैरह, ये सवाल है 2013 का, सेटअप, ब्रांच एक्सपेंशन एटसेट्रा। इन्वेस्टिगेट भी करता है, अगर कोई बैंक फ्रॉड हो रहा है तो आरबीआई उसको देखेगा।
अमॉलगमेशन हो रहा है, जैसे लिक्विडेशन ऑफ बैंक हो रहा है, जैसे HDFC अभी मिला, ऐसे बैंक्स भी मर्जर होता है, वो सब RBI की परमिशन चाहिए। अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्राइवेट बैंक जो है वो भी RBI, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है। RBI कंट्रोल करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव वगैरह पोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज वेल। तो RBI ये कस्टोडियन है फॉरेन रिजर्व्स का भी, जो हमारा फॉरेक्स है उसका कस्टोडियन है RBI। अभी आज की डेट में फॉरेक्स रिजर्व कितना चल रहा है, आंसर। तो फॉरेक्स रिजर्व का मैनेजमेंट जो होता है वो RBI करता है, रेगुलेट करता है। क्रेडिट कंट्रोल होता है, जैसे अभी लिक्विडिटी की बात हुई, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए, ज्यादा पैसा है तो वो स्क्वीज एब्जॉर्ब कर लेगा उस एक्स्ट्रा पैसे को, तो क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल की क्यों जरूरत है, बिकॉज ये ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है, ग्रोथ भी हो और इन्फ्लेशन भी नहीं हो, तो ये दोनों चीजों के लिए क्रेडिट कंट्रोल इज जरूरी। इकोनॉमी को बूस्ट भी मिले और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं जाए, स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये सारे डिफरेंट रोल्स हैं जो RBI करता है। नोट इशूइंग है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, रेगुलेटर सुपरवाइजर है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व है, क्रेडिट कंट्रोल है, क्रेडिट कंट्रोल की जरूरत है। सो दीज ऑल थिंग्स जो है वो डन बाय RBI होती है, और ये RBI है हिल्टन यंग CD देशमुख साहब। सो दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी बनाता है, रिपोर्ट्स रिलीज होती है RBI की। 2-3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के नाम बताओ जो न्यूज में भी रहती है, जो RBI रिलीज करता है, RBI। अब लुक एट दिस मैप, ये जो मैप होता है ना इसको टोपोग्राफी बोलते हैं। हमारा जो कंट्री है बेसिकली ये सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इधर पाकिस्तान भी आ जाता है, इधर नेपाल भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है, दिस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो है ना ये टोपोग्राफी कहलाती है। जैसे देखो ये जो एरिया है, फिजिकल डिवीजन हम देखें ना तो दिस एरिया इज हिमालयन रीजन, सी यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ पे 2 सिंटेक्शियल बेंड्स हैं, सिंटेक्शियल बेंड्स हैं, तो लाइक दिस, ये ऐसे पूरा हिमालय है। इनफैक्ट ये जो यहाँ से है ना ये पानी में डूब जाता है, और जो वापस निकल रहा है ये अर्कन योमा, ये पार्ट ऑफ दिस इसी बेल्ट का हम कह सकते हैं, ये इतना पार्ट डूब गया है। तो दीज आर 2 सिंटेक्शियल बेंड एंड दिस इज हिमालय। इसके बाद हिमालय से नीचे जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन दिख रहा है, जो फ्लैट है, ये है प्लेन, ग्रेट इंडियन प्लेन्स है। इंडस प्लेन स्टार्ट होता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन स्टार्ट होता है। तो ये जो है प्राइमरली जो हिमालयन रिवर्स है इनके सेडिमेंट से यहाँ पे जो डिक्लाइन था वो फिल हो गया लैंड, बिकॉज एक थ्योरी ये भी होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यहाँ पे हिट किया यूरोपियन प्लेट को, और फिर इस तरीके से हिमालय का यंग फोल्ड माउंटेन का राइज हुआ। तो यहाँ से जो सेडिमेंट आता है, बिकॉज यंग फोल्ड माउंटेन्स आर लाइक कंसोलिडेटेड नहीं है, वो सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट होता है, खादर बांगर जो शुरू में हमने पढ़ा था, और ये बड़ा फर्टाइल प्लेन बनता है दिस एंटायर जोन। इसके बाद चालू हो जाता है पठार, दिस इज लाइक डेक्कन पेनिनसुला, इवन यहाँ मालदा फॉल्ट है और ये भी डेक्कन का पार्ट है, तो दिस इज डेक्कन पेनिनसुला। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो देखो यहाँ पे एलिवेशन है, और ये एक स्टेबल्ड है, बहुत स्टेबल्ड लैंड मास है ये वाला। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और थार डेजर्ट यहाँ पे आ जाता है, और अरावली यहाँ पर है। अरावली स्टॉप कर रहा है थार को प्रोग्रेस करने के लिए, डेजर्ट को, डेजर्टिफिकेशन को, दैट इज वाई अरावली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरावली बहुत पुराने माउंटेन्स हैं, तो ये ओल्ड फोल्ड डायलैपिडेटेड कंडीशन पे है, रेलिक्ट माउंटेन कहा जाता है इन्हें, ओके। बाकी यहाँ गारो खासी जयंतिया है, और दिस इज हिमालयन सिस्टम। तो ये टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मैप है इंडिया का। 2 वर्ड बहुत न्यूज में है, एक तो इंडस्ट्री 4.0, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ना, तो इंडस्ट्री 1, 2, 3, ये 4.0 है। इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी, सिस्टम इंटीग्रेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोनोमस रोबोट्स, सिम्युलेशन, ये सब इंडस्ट्री 4.0 में है। UPSC ऐसे अक्सर सवाल बहुत पूछे, 3D प्रिंटिंग भी आया है, IoT भी आया है, बिग डेटा भी आया है, AI भी आया है, साइबर सिक्योरिटी भी आया है, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो आता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड करना, जो बहुत एसेंशियल है, लाइफलाइन है कंट्री का, जैसे डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, बैंकिंग, फूड, एनर्जी, डेटा, स्पेस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वाटर एंड हेल्थ। एक MCQ बन सकता है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होगा, तो ये होगा। MCQ बन सकता है इंडस्ट्री 4.0 में क्या होगा, ये सारी चीजें इंडस्ट्री 4.0 में होगी, ओके। तो क्रिटिकल इंफ्रा, इंडस्ट्री 4.0, इंडिया का टोपोग्राफिकल मैप, RBI का रोल एंड फंक्शन, दीज आर महाजनपदास, दीज आर डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया,
and this is Prime Minister, and these are quick facts. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.